नेचुरल रिसोर्सेज सोइल या मिट्टी या मृदा शैलों के या चट्टानों के विघटन तथा वियोजन अपक्षय से उत्पन्न ढीले व असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। जे.एस. जोफे के अनुसार मिट्टियाँ जंतु, खनिज व जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है जिनमें विभिन्न मोटाई के मंडल या संस्तर होते हैं। मृदा के ये संस्तर आकारिकी, भौतिक व रासायनिक संगठन तथा जैविक विशेषताओं के दृष्टिकोण से नीचे स्थित पदार्थों से अलग होते हैं। मृदा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले समस्त पदार्थों की कुल गहराई व मोटाई को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला, वास्तविक मृदा या ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल। यह मृदा के सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करती है। इसी भाग से पौधों तथा मृदाजीवी सूक्ष्म जीवों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। इसी भाग में सभी प्रकार के पौधे उगते हैं तथा पनपते हैं। दूसरा, निचली मृदा या सब सॉइल। इसके अंतर्गत आधार चट्टानों के विघटित व वियोजित ऊपरी भाग को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पौधों के लिए वांछित पोषक तत्वों का अभाव होता है। इस प्रकार किसी भी स्थान में भूतल से लेकर नीचे स्थित आधार शैल के बीच स्थित ढीले व असंगठित पदार्थों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल ही वास्तविक मृदा होती है, क्योंकि इसी में सारे पोषक तत्व निहित होते हैं। दूसरे शब्दों में मृदा को हम पृथ्वी की स्किन या चमड़ी कह सकते हैं। स्थलमंडल पर वनस्पति आवरण तथा अपक्षय से अप्रभावित आधार शैल के मध्य स्थित मृदा मंडल एक महत्वपूर्ण जैविक लेयर या संस्तर है, क्योंकि जीवमंडल के सारे जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व यहीं से मिलते हैं। मृदा तंत्र पर्यावरणीय व जीवीय प्रक्रमों का प्रतिफल होता है तथा इसका जलवायु, वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा नीचे स्थित आधारभूत चट्टानें, धरातल तथा समय के साथ गहरा संबंध होता है। मृदा तथा पौधे एक दूसरे के अविभाज्य अंग है, क्योंकि इन दोनों में पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत स्थानांतरण होता रहता है। मृदा का संगठन। मृदा की संरचना तथा संगठन का अध्ययन सामान्य रूप में उसके लंबवत संस्तरों के माध्यम से किया जाता है। मृदा मंडल की रचना दो उपमंडलों से होती है। पहला, सोलम या ऊपरीवर्ती मृदा मंडल, जिसके अंतर्गत अपक्षयित ढीले तथा असंगठित पदार्थ, जैविक पदार्थ, रासायनिक तत्व व जीवित सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, उपमृदा मंडल या रिगोलित मंडल। इसके अंतर्गत अजैविक, अकार्बनिक पदार्थ तथा अपक्षयित शैल या रिगोलित आते हैं। इनमें जीव नहीं होते हैं या जीवाश्म नहीं होते हैं। मृदा मंडल के चार प्रमुख संघटक होते हैं। पहला, वनस्पति समूह, जंतु समूह या जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थ। दूसरा, अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ अथवा खनिज। और तीसरा, मृदा घोल। और चौथा, मृदा वायुमंडल। इन सभी का मृदा या मिट्टियों के अंदर
जो प्रतिशत है वो जीवित जीव और जैविक पदार्थों का प्रतिशत 5 से 12, खनिज पदार्थ 38 से 47, मृदा घोल 15 से 35 और मृदा वायुमंडल 15 से 35% का हिस्सा होता है। पहला भाग, वनस्पति तथा जंतु समूह व जैविक पदार्थ। मृदा मंडल के जीवित जीवों के अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं, सूक्ष्म तथा उनसे प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। ये सामूहिक रूप में मृदा मंडल के समस्त संघटक में 5 से 12% भाग का योगदान करते हैं। मृदा में रहने वाले जीवों को इंडेफन्स या मृदावासी जीव कहते हैं। जैविक पदार्थों के अंतर्गत जीवित पदार्थ पौधों व जंतुओं के मृत व विनियोजित भाग सम्मिलित हैं। इनका मृदा मंडल में अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि ये जीवों के ऊर्जा तथा आहार के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा, ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तीसरा, ये मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और चौथा, पौधों व जंतुओं के मरने के बाद उनसे प्राप्त वियोजित पदार्थों का मृदा मंडल में सतत निवेश होता है। पांचवा, इनका सूक्ष्म वियोजक जीवों द्वारा सतत विघटन व वियोजन होता है। तथा छठा, इनका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सदा गमन, स्थानांतरण, चक्रण व पुनर्चक्रण होता है। जैविक पदार्थों की रचना निम्न रूपों में होती है। मृत जैविक पदार्थ तथा वियोजन से प्राप्त पदार्थ 85% होते हैं। पौधों की जड़ 10%, इंडेफन 5%, इंडेफन में बैक्टीरिया तथा एंटीनोमाइटीज 40%, अन्य सूक्ष्म वनस्पति, कवक, काई और शैवाल 40%, केंचुआ 12%, मध्य स्तरीय जंतु 3% तथा बड़े जंतु 5% होते हैं। दूसरा है खनिज पदार्थ। खनिज मृदा मंडल के अति महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्योंकि ये मिट्टियों के निर्माण में सहायक होते हैं। मृदा मंडल के प्रमुख खनिजों के अंतर्गत ओल्विन, हाइपरस्थीन, आजाट, हार्नब्लेड, बायोटाइट, पोटास, कैल्सिक, प्लेजियोक्लेज, कैल्सिक अल्कली, प्लेजियोक्लेज अल्कली, क्लेसिक, प्लेजियोक्लेस, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मस्कोवाइट आदि सम्मिलित है। खनिजों के तत्वों के गठन व पुनर्संगठन, प्राथमिक खनिजों के टूटने, गौण खनिजों के निर्माण तथा खनिजों व जैविक पदार्थों के समूहन की क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं सदा कार्यरत रहती है। अर्थात खनिजों का निर्माण, उनका विघटन तथा पुनः निर्माण होता रहता है। मृदा मंडल में ऊपर से नीचे जाने पर खनिजों का आकार बढ़ता जाता है। तीसरा, मृदा घोल। मृदा मंडल में जल का रहना अनिवार्य होता है क्योंकि यह जल मृदा में स्थित पोषक तत्वों को घोलकर मृदा घोल बनाने में सहायक होता है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा जड़ परासरण की क्रिया के माध्यम से इस मृदा घोल को प्राप्त करते हैं। मृदा में जल की प्राप्ति जल वर्षा तथा हिमवर्षा, हिमद्रवित जल के रिसकर अंतः संचरण द्वारा होती है। मिट्टियों में जल की उपस्थिति के आधार पर 3 अवस्थाओं का निर्धारण होता है। पहला, संपृक्त अवस्था। इस अवस्था में मिट्टियों में स्थित सभी सुराख तथा खाली स्थान जल से भरे होते हैं। इस स्थिति को प्राप्त मृदा जल की और अतिरिक्त मात्रा धारण नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप मृदा की ऊपरी सतह पर जल प्रवाहित होने लगता है। दूसरा,
भूमि क्षमता अवस्था, जब मृदा के समस्त रिक्त स्थानों के 50% भाग में जल तथा शेष 50% भाग में वायु होती है तो इस अवस्था को भूमि क्षमता कहते हैं। तीसरा, म्लान अवस्था, वेल्टिंग स्टेज, जब मिट्टियों में वाष्पीकरण द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा जल ग्रहण कर लेने के बाद जल का पूर्णतया अभाव होता है तो मृदा की इस अवस्था को म्लान अवस्था कहते हैं, जिसमें पौधे जल के अभाव में मुरझा जाते हैं। मृदा की संपृक्त अवस्था जीवों के लिए अनुकूल नहीं होती है क्योंकि जल की अधिकता के कारण जीवों को सांस लेने में बाधा होती है। पौधों की जड़ें सड़कर नष्ट हो जाती है। कई सूक्ष्म जंतु तथा वनस्पतियां मर जाती है। इसी तरह म्लान अवस्था भी जंतुओं तथा पौधों के लिए प्रतिकूल होती है। भूमि क्षमता अवस्था तथा म्लान अवस्था के बीच की स्थिति मृदा स्थित पौधों तथा जंतुओं के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। चौथा पार्ट जो है मृदा वायुमंडल। मृदा वायुमंडल के अंतर्गत मिट्टियों में विभिन्न गैसों व हवा की उपस्थिति, मृदा के अंतर्गत वायु के संचरण तथा मृदा के विभिन्न संस्तरों या उपमंडलों में तापमान के वितरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण भूसतह के ऊपर स्थित वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि मृदा मंडल में मृदावासी सूक्ष्म जीवों तथा जैविक पदार्थों के विघटन व वियोजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर निर्माण होता रहता है। इसके विपरीत मृदा मंडल में ऑक्सीजन का पौधों द्वारा श्वसन के समय सतत उपभोग होते रहने से ऑक्सीजन का सांद्रण घटता जाता है। इस प्रकार मृदावासी जीवों में वृद्धि के साथ मृदा की ऑक्सीजन मात्रा में कमी होती है। मृदा जल व मृदा वायु में विलोम अनुपात होता है। जहाँ मिट्टियों में जल नमी की मात्रा अधिक होगी, वायु की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार जल की मात्रा कम होने पर वायु की मात्रा अधिक होती है। मृदा की म्लान अवस्था में न्यूनतम जल या नमी तथा अधिकतम वायु की मात्रा होती है। इस दशा को सुवातित अवस्था कहते हैं। इसके विपरीत मृदा की संपृक्त अवस्था में अधिकतम जल तथा न्यूनतम वायु रहते हैं। इसे अवातित अवस्था या अवातित मृदा कहते हैं। वातित मृदा में CO2 बराबर O2 का अनुपात प्राय 1 के आसपास रहता है, परंतु अवातित मृदा में CO2 व O2 का अनुपात 1 से अधिक होता है। इस प्रकार पौधे ऑक्सीजन का वांछित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हवा के अभाव में श्वसन क्रिया मंद पड़ जाती है और जल की मात्रा अधिक हो जाती है। नियोजक वियोजक जंतुओं द्वारा जैविक पदार्थों के वियोजन से ऑक्सीजन के अलावा मीथेन, इथाइलिन, सल्फाइड्स आदि अन्य गैसों का निर्माण होता है। मृदा जीवों के विकास व वृद्धि के लिए तापमान महत्वपूर्ण कारक है। मृदा का तापमान कई कारकों से प्रभावित होता है। सूर्यताप तथा भू सतह के तापमान का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक वितरण, वनस्पतियों द्वारा पड़ने वाली छाया, मृदा में ऊष्मा का प्रवेश, वायु तथा मृदा में ऊष्मा का विनिमय, मिट्टियों द्वारा ऊष्मा धारण करने की क्षमता, मिट्टियों द्वारा ऊष्मा का विसरण, मिट्टियों में जैविक पदार्थों की उपस्थिति तथा मात्रा, सूक्ष्म जीव तथा जीवीय प्रक्रियाएं, बीजों का अंकुरण, जड़ परासरण, मृदा तापमान से बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है।
जैविक पदार्थों के वियोजन तथा मृदा में खनिजों के निर्माण की दर मृदा के तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ती है तथा कम होने पर घटती है। जब मृदा का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो जैविक पदार्थों के वियोजन की दर अत्यंत कम होती है। परिणाम स्वरूप ठंडे प्रदेशों में कम तापमान के कारण जैविक पदार्थों का न्यूनतम वियोजन होने से जैविक पदार्थों का निरंतर संचय होता रहता है। इसके विपरीत आर्द्र उष्ण प्रदेशों में जैविक पदार्थों का अधिकतम वियोजन होता है। परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का अधिकतम उत्पादन होता है, जिस कारण वनस्पतियों में अधिकतम वृद्धि होती है। इस तरह मृदा का संगठन कई कारकों से प्रभावित होता है।